नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के विषय में बताया था और आज हम लाए हैं उसी का एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन जिसका नाम है श्वेत क्रांति यानी कि वाइट रेवोल्यूशन। आखिर में ये जो श्वेत क्रांति है यह होता क्या है? तो श्वेत से हम लोग श्वेत का जो तात्पर्य यहाँ रखा गया है उजला से। श्वेत मतलब सफ़ेद या उजला, और इसी कारण जो है इस क्रांति का संबंध माना गया है दुग्ध उत्पादन से, यानी कि दूध उत्पादन में वृद्धि करना। यानी अगर कभी पूछा जाए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है तो आप लोग हमेशा बताएंगे दूध उत्पादन में वृद्धि करना या दूध की कमी को दूर करना। ये यानी कि दूध से संबंधित क्रांति है जिसका नाम है श्वेत क्रांति। और ये जो श्वेत क्रांति है इसके जनक कौन हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक भारत के डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात है, अगर व्यक्ति पूछा जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और जनक देश पूछा जाए यानी कि श्वेत क्रांति का जनक देश कौन है तो देश भी हो जाएगा भारत। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तीन तरह का होगा। श्वेत क्रांति का जनक देश कौन? भारत। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन में वृद्धि करना। श्वेत क्रांति को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में दूध की कमी को दूर करना। अब आता है क्वेश्चन कि ये जो व्यक्ति हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन यह कहाँ के व्यक्ति हैं? तो हमेशा रखेंगे ध्यान, इनका ये जो है भारत के हैं और इनका जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। कोझिकोड में एक जगह का नाम है कोझिकोड, यहीं पर इनका जन्म हुआ है। यानी अगर कभी भी पूछा जाए कि जो वर्गीज कुरियन है इनका जन्म कब हुआ है तो रखेंगे ध्यान 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड नामक स्थान पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। और इसी कारण जो है इनका जन्म जो हुआ है 26 नवंबर को, और श्वेत क्रांति के जनक भी हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और इसी कारण अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय दूध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं तो इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है। यानी कहिया इनका जन्म हुआ है तो 26 नवंबर को। इसलिए अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं तो राष्ट्रीय दूध दिवस हो जाएगा 26 नवंबर को। ये किनकी जयंती है? तो ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती। लेकिन अगर राष्ट्रीय के जगह पर अगर विश्व पूछ देता है, जैसे विश्व दूध दिवस कब मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय के जगह पर विश्व दुग्ध दिवस, तब आंसर हो जाएगा 1 जून। यानी दोस्तों रखेंगे ध्यान में, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को। राष्ट्रीय दूध दिवस जो मनाया जाता है यह किनकी जयंती है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती है, जो कि भारत में इनका जन्म हुआ है, श्वेत क्रांति के जनक भी है। अब यह जो श्वेत क्रांति है यह शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत 1970 में गुजरात से हुई थी। और इसी श्वेत क्रांति का एक अन्य नाम यानी दूसरा नाम है जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। क्योंकि अगर श्वेत क्रांति जो शुरू हुआ था एक पैकेज के रूप में कि श्वेत क्रांति के तहत हम लोग दूध को बढ़ावा देंगे, और उसके लिए एक योजना भी शुरू की गई थी जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। इसलिए श्वेत क्रांति का एक दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड भी है। कभी कभी अगर पूछ देता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है तो बहुत ज़्यादा जो जानकार जो विद्यार्थी हैं वो करते क्या हैं कि देखते हैं ऑपरेशन यानी योजना, अब फ्लड मतलब बाढ़ होता है, नहीं तो बाढ़ समझ के ऑप्शन में आपको निश्चित देगा। अगर पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर पहला बाढ़, दूसरा नदी, तीसरा एक पानी उनी सब दे देगा क्षेत्र, और ऑप्शन में दूध भी देगा। तो जानकार जो होंगे थोड़ा ध्यान दे, फ्लड मतलब बाढ़ होता है, लेकिन यहाँ जो सेंस लिया गया है वो बाढ़ के लिए नहीं, यहाँ संबंध है दूध उत्पादन में वृद्धि करना, यानी दूध के उत्पादन में इतना वृद्धि कर देंगे कि बाढ़ की तरह आ जाएगा, इसी से यह संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड हो गया। जब यह शुरू हुआ था यह जो दूध उत्पादन के लिए जो श्वेत क्रांति शुरू हुआ था तो इसका मुख्य उद्देश्य भी रखे गए थे। यानी इसको शुरू करने के पीछे भी बहुत सारे कारण रखे गए। क्या क्या उद्देश्य था? तो एक उद्देश्य था सहकारी समिति की स्थापना करना।
सहकारी समिति जो है भारत के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न राज्यों में खोलना, जिसके तहत इस समिति का काम था कि जो गांव में जो विभिन्न तरह का जो दूध जो किसान हैं या जो भी लोग हैं वो लाते हैं, उसका भंडारण करेंगे और उस दूध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न शहरों में जाकर उसे हम लोग भेजेंगे, बेचेंगे नहीं। तो एक तो उद्देश्य था कि सहकारी समिति के तहत दूध का भंडारण करना और दूध का परिवहन करना, और उसके लिए सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। दूसरा था कि मवेशियों के चारा प्रदान करना, यानी कि गांव में या शहर में कहीं भी जो मवेशी रखते थे, गाय है, भैंस है या इस तरह के जो पशु हैं, उनके लिए चारा भी उपलब्ध कराया जाता था। तीसरा इसका उद्देश्य था कि दूध के विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करना, जैसे दूध से दही कैसे बनाएंगे, दही बना के उसको हम लोग जो है सेल करेंगे, दूध से ही हम लोग बहुत तरह का जैसे पनीर है या अन्य जो प्रोडक्ट होते हैं उसको विभिन्न क्वालिटी या अन्य उत्पादों में बनाकर उसको हम लोग सेल करेंगे, ये भी उद्देश्य रखा गया था। तीसरा था कि पशुओं के लिए एक उत्तम नस्ल उपलब्ध कराना, यानी कि जो पशु हैं वो विभिन्न नस्ल को हम लोग देंगे, जिससे कि दूध का पैदावार में वृद्धि होगी, यानी कि उत्पादन ज़्यादा होगा। एक था पशु की स्वास्थ्य सुविधा का ख्याल रखना। ये केवल नहीं कि हाँ विभिन्न नस्ल का हम लोग ले आए और मान लीजिए कि चल आया अफ्रीकन या कहीं से आ गया 10 तरह का जो है सब बीमारी हो जाए, नहीं, और बीमारी आ गया तो उसको मुँह आके बिक दिए, ऐसा भी काम नहीं है। उसकी स्वास्थ्य का भी हमको रखना था ध्यान, नहीं, तो ये इसके मुख्य उद्देश्य रखे गए थे। अब है ये जो श्वेत क्रांति जब शुरू हुई थी तो इसको 3 चरण में बांट दिया गया। एक चरण था जो कि 1970 से 80 तक इसको रखा गया है। दूसरा जो चरण था 1980 से 85 का समय है। तीसरा चरण 1985 से लेके 1996 तक, यानी कि श्वेत क्रांति को कितने चरण में बांटा गया, तो 3 चरण में। एक चरण का नाम है या समय है 1970 से 80, दूसरे चरण का समय है 1980 से 85, तीसरे चरण का समय है 1985 से 96। अब जब यह पहला जो चरण शुरू हुआ था तो इसके तहत राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1970 ईस्वी में श्वेत क्रांति के साथ साथ हो गई, और जब राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड बना था तो उसका मुख्यालय हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर बना दिया गया, नहीं, और ये फर्स्ट चरण के दौरान ये इसका मेन काम हुआ था। यानी कि फर्स्ट चरण में क्या किया गया, 1970 में ही राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत के विभिन्न राज्यों में डेयरी बोर्ड की स्थापना करना, दूध का एकत्रण करना और वहां से उसका सेलिंग करना। इसी में जो विभिन्न जो 10 राज्य थे उसमें वही मिल्क शेड भी लगाया गया था, वही राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के तहत। दूसरा, इस 10 राज्यों से ही जो भारत के जो 4 प्रमुख महानगर है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, यहाँ पर हम लोग दूध को सप्लाई भी करते थे कि यहाँ पर दूध की कमी नहीं हो, और उसके लिए एक स्टॉक बनाया गया और जिसका नाम दे दिया गया मदर डेयरी, जो भारत में आज भी चलता है ये, नहीं। तीसरा जो इसमें इसके तहत किया गया फर्स्ट चरण में 13,000 गांव में मिल्क कोऑपरेटिव विकसित किए गए, यानी कि भारत के 13,000 गांव ऐसे थे जहां जगह जगह जो है मिल्क शेड, यानी कि मिल्क को स्थापित करने के लिए छोटे छोटे समितियों का भी गठन किया गया है। ये फर्स्ट चरण के काम थे। दूसरे चरण में यही जो डेयरी विकास कार्यक्रम जो यहाँ पर किया गया था, इसी में कुछ विस्तार कर दिया गया, यानी विस्तार किया गया, और हैदराबाद में एक अनुसंधान संस्थान खोला गया जिसका मेन काम था कि जो भी विभिन्न नस्ल के जो पशु हैं उनको उनका खोज करना और उससे क्या क्या चीज़ हम लोग और बनवा सकते हैं, यानी कि नस्ल से हम लोग कैसे कैसे दूध में मतलब बढ़ोतरी कर सकते हैं, या जो भी उनके स्वास्थ्य संबंधी या उनका जो टीकाकरण जो होती है पशु में, उसको हम लोग कैसे लाएंगे, यही इसका मेन काम था। तीसरा जब चरण शुरू हुआ है 1985 से लेकर 1996 तक चला है, इसमें सहकारी समिति की संख्या बढ़ा दी गई और इसके तहत 73,000 सरकारी समिति को बना दिया गया। जब ये सब चला है तब हम लोग बहुत सारे जो इसका हम लोग को रिजल्ट क्या हुआ, यानी श्वेत क्रांति के 3 चरण के बाद हम लोग की जो उपलब्धता हुई है वो कहाँ तक हुई है, सो आप लोग अब ध्यान देंगे। जब श्वेत क्रांति 3 चरण संपन्न हो चुके थे, उससे हम लोग को क्या क्या उपलब्ध हो गया और क्या क्या लाभ हो गए थे, सो देख लीजिए।
जैसे लाभ क्या हुआ कि पहला लाभ हुआ कि दूध उत्पादन बढ़ गया, यानी हमारे यहाँ जो दूध पहले होती थी उसकी अपेक्षा वृद्धि हो गई दूध उत्पादन में। दूसरा है पशुधन भी बढ़ गया, यानी पहले जितनी पशुओं की नस्लें थी या पशुओं की संख्या थी वो भी यहाँ बढ़ चुका था। उसके बाद है तीसरा फायदा हुआ कि दूध उत्पादन में हम लोग का पहला स्थान हो गया, यानी कि दूध उत्पादन में भारत का अभी भी प्रथम स्थान है और दूसरे स्थान पर यूएसए है, यानी एक तो फायदा आपका ये हो गया। तीसरा है कि टीकाकरण की शुरुआत हो गई। कहने का मतलब है कि श्वेत क्रांति के पहले, जो श्वेत क्रांति के 3 चरण हुए थे, उसके पहले पशुओं में टीकाकरण का प्रावधान नहीं था। जब हैदराबाद में अनुसंधान संस्थान स्थापित हो गई थी दूसरे चरण के समय में, उसी समय से टीकाकरण पशुओं को देने की शुरुआत हो गई, ये भी एक फायदा हो गया। चौथा कि प्रति व्यक्ति जो दूध जो उपलब्धता थी, यानी प्रति व्यक्ति जो दूध जो मिलता था एक दिन के हिसाब से वो 125 ग्राम प्रतिदिन था। ये आपको श्वेत क्रांति के पहले की बात हो रही है, यानी कि श्वेत क्रांति के पहले। लेकिन यही जब ये सब जो चरण जब संपन्न हो गई है, श्वेत क्रांति जब पूरे हो गए हैं, यानी जब शुरू हो गई है, उसके बाद दूध उत्पादन की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 363 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से मिलने लगी। ये सभी फायदे हुए थे। अब है कुछ हम यहाँ पर करंट से संबंधित पॉइंट बता रहे हैं। जैसे अभी भारत में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन या दूध उपलब्धता कितना है, तो वर्तमान में दूध जो उपलब्ध है प्रति व्यक्ति के लिए वो है 355 ग्राम प्रतिदिन, यानी एक दिन में एक व्यक्ति को 355 ग्राम दूध यहाँ मिल पाता है। और ये सब जो आंकड़े जो हम बता रहे हैं ये राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड 2016-17 के आंकड़े के आधार पर, इसको भी ध्यान रखेंगे, यानी कि नेशनल डेयरी बोर्ड NDB के आंकड़े हैं 2016-17 के अनुसार। ये सभी आंकड़ों को बता रहे हैं, जिसको कि पुनः जो प्रदर्शित किया गया है उसमें भी सेम है। तो अभी वर्तमान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितना है, तो 355 ग्राम प्रतिदिन। इसमें प्रथम स्थान पर सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता वाला राज्य कौन है, तो सबसे ज़्यादा पंजाब में है 1075 ग्राम प्रतिदिन। दूसरे स्थान पर है हरियाणा 930 ग्राम प्रतिदिन और तीसरे स्थान पर है राजस्थान 785 प्रतिदिन। यानी एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा दूध उपलब्ध कराने वाला राज्य में प्रथम स्थान है पंजाब, दूसरा स्थान हरियाणा, तीसरे स्थान पर है राजस्थान। ऐसे दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन है, भारत, और दूसरे स्थान पर है अमेरिका। तीसरा, अगर राज्य में अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होता है, यानी सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। ऐसे भारत में जो दूध जो मिलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो भैंस के दूध से प्राप्त होते हैं। कितना, तो 50%, यानी 50% दूध, जितने भी दूध हैं उसका 50% केवल भैंस से प्राप्त होते हैं। दूसरा, गाय से जो दूध प्राप्त होते हैं वो 46%, यानी कि 46%। और तीसरा है बकरी का दूध जो कि 4% प्राप्त होते हैं। इसे भी आप लोग रखेंगे ध्यान। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक बताए हैं श्वेत क्रांति, इसे आप लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव बेस में कहाँ कहाँ क्वेश्चन होंगे उसको हम इसे विभिन्न खंडों में तोड़कर बताए हैं। इसे आप बार बार देखें, जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूट पाए। ओके, ठीक है, आप इसे बार बार देखें और मैं इसी तरह का वीडियो को आगे भी प्रकाशित करूंगा।